डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं खुद किसान हूँ। मैं खुद बहुत चक्का रह गया था उनके फॉर्म को देख के। दूर से बाहर से आकर के कुछ लोग पार्टीशन के टाइम में आए, कुछ लोग उसके बाद आए, कुछ लोग बीच में जब डिस्टर्बेंस हुआ तब आए। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंगल काट काट करके खेती करनी शुरू की है, बनाई है, वो ज़मीन बनाई है। और लखीमपुर को आप ये कह सकते हैं कि गन्ना और चीनी के लिए तो ये बहुत मशहूर है। मेरे ख्याल से लखीमपुर में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद 12 या 13 मील अकेले लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके करियर को शेप करने के लिए टीचर्स का कितना बड़ा रोल है। तुम्हें खेत में काम करना है या लैब में काम करना है? तो हम तो किसान आदमी, हमने कहा सर खेत में करेंगे, लैब में तो हमसे बैठा नहीं जाएगा। तो वो एक तरीके से नींव पड़ी इस पूरे करियर की। अब बिजनेसमैन हो गए। बिल्कुल, ज़्यादातर मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, सही पर बात है। कुछ अभी भी है जो टीचिंग को एक्चुअली टीचिंग समझते हैं। एग्रीकल्चर में कितना चेंज आया है वर्किंग में और फार्मिंग में। खेती में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं बदली हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, करने के तरीक़ों में फ़र्क आ गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसान तब भी गरीब था, किसान आज भी गरीब है। सर एक सवाल है मेरा उसमें, 100% ऑर्गेनिक पॉसिबल और नॉट? वो कहते हैं ना कि हर मंजिल बस एक कदम की दूरी पर होती है, पर उस कदम को उठाने में बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। चारों तरफ से हवाओं के रुख हमें मजबूर करते हैं रुकने के लिए। कितने मशवरे मिलते हैं हमें रास्ता बदलने और कहीं और चलने के लिए। जो रुकता है वो उलझ जाता है वक्त के बुने धागों में, जो चलता है वो पहुंचता है सूरज के उजालों में। बस इसी 4 लाइनों के साथ आज इस पॉडकास्ट में एक ऐसे ही सूरज की तरफ आंख दिखाते हुए शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, जो जायडेस ग्रुप में एज अ CEO काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में जैविक खेती के प्रति किसानों को उत्साहित कर रहे हैं कि जैविक खेती कितनी फ़ायदेमंद है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बैठ कर के गुफ्तगू करने का मौका मिला है। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे कि जैविक के बारे में और भी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, बट शुरुआत करते हैं शुरू से। कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, क्या बचपन गुजरा, एक नटसेल, एक पूरा लाइफ अगर मैं बात करूँ अभी तक की जर्नी की। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपने जैविक खेती और खेती की बात की है तो मैं एक ये राइडर यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं खुद किसान हूँ। क्या बात है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वाले किसान हैं हम, शौकिया किसान नहीं हैं। मेरे फादर भी फार्मिंग करते थे, बाबा जी भी। हमारी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन है। और हम, लेकिन इस परिवार में कुछ खास बात ये रही है कि हमारे 3-4 पीढ़ियों से हम नौकरी और खेती को बैलेंस करते आए हैं। हमारे बाबा जी कभी लखीमपुर के कोतवाल हुआ करते थे, पिताजी आर्मी में थे, उन्होंने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी। तो लेकिन मैं कुछ ऐसा मौका नहीं रहा कि वर्दी पहनने का मौका मिला हो देश की सेवा करने के लिए, तो हमने कहा कि दूसरा काम करते हैं, खेती की तरफ ही थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पढ़ाई मेरी लखनऊ में हुई, मेरठ में हुई, लखीमपुर में हुई, और उसके बाद में फिर अपने आप ही कुछ रास्ता बनता चला गया इस तरीके से कि खेती में कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला। तो जय जवान पिताजी थे, जय किसान, और अब हम लोग तो जय जैविक किसान की बात करते हैं, तो अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। तो शास्त्री जी का एक नारा जय जवान जय किसान वास्तव में फुटफुल करता है, क्योंकि योद्धा सिर्फ वो नहीं जो सीमा पर बैठा हुआ है। योद्धा जो वो भी है जो खेत के अंदर हल चला रहा है, वो उसका हथियार है। बिल्कुल। और किस तरह से वो ज़मीन से सोना
उगाता है ये भी। तो किसानी आपने बोला, लखीमपुर से मुझे एक बात याद आई कि मैं आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले विजिट किया थे हम लखीमपुर, डायरेक्ट्स की टीम साथ में थी। तो एक बेल्ट मैंने वहाँ पे देखी थी, जो आई थिंक सारे सरदार बेल्ट वहाँ पे है, पीलीभीत वाला शायद हाँ, वो ऐसा वो एरिया पीलीभीत है। लखीमपुर ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे। वो एक ऐसी बेल्ट मुझे देखी, मुझे ऐसा लगा कि द फार्मर जो वहाँ पे है बड़े शिद्दत से जो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वहाँ से, बट वो ज़्यादातर बातें होती नहीं है उस एरिया के बारे में या उस फील्ड, उस बेल्ट के बारे में जो किसान वहाँ पे कर रहे हैं। 100-100 एकड़ में हर वो पूरा किस तरह से, मैं खुद बहुत चक्का रह गया था उनके फॉर्म को देख के। और इसमें सबसे मज़े की बात एक और है अमित जी, आप देखिए उस इलाके में ज़्यादातर वहाँ के जो अपने नेटिव लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जैसे आपने इन लोगों की बात की है जो दूर से बाहर से आकर के, कुछ लोग पार्टीशन के टाइम में आए, कुछ लोग उसके बाद आए, कुछ लोग बीच में जब डिस्टर्बेंस हुआ तब आए। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंगल काट करके खेती करनी शुरू की, बनाई है मतलब, बनाई है, वो ज़मीन बनाई है। और लखीमपुर को आप ये कह सकते हैं कि गन्ना और चीनी के लिए तो ये बहुत मशहूर है। आमतौर से हम गन्ने के साथ वेस्टर्न यूपी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लखीमपुर में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद 12 या 13 मिल अकेले लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। और जो टोटल क्रिशिंग कैपेसिटी की बात करें वो भी बहुत बड़ी है। तो गन्ने का बहुत बड़ा एरिया है, धान की बहुत अच्छी खेती होती है, गेहूँ बहुत अच्छा होता है, तो बहुत प्रोडक्टिव है। तराई की बेल्ट है, पानी की कमी नहीं है अभी, और बहुत अच्छी जगह ज़मीन है, ज़्यादा पुरानी, उसका अभी एक्सप्लॉयटेशन भी उतना नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अभी भी रिलेटिवली पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। नहीं, और जो भी किसान वहाँ पे कर रहे हैं, एक चीज़ मैंने देखा है कि दे आर वेरी बैलेंस वे में वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी, हाँ, और उस बैलेंस वे से भी दे आर गेटिंग द गुड प्रोडक्शन। बिल्कुल। ज़्यादातर किसान वहाँ के जो हैं वो एडवांस एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनके सबके रिलेटिव कहीं पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, वेस्टर्न यूपी में हैं, जहाँ पे पुराने टाइम से खेती होती आ रही है। और एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जो गलतियाँ पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में किसानों ने अपने टाइम में की हैं, इन किसानों ने उसको देख करके सीखने की कोशिश की, और वो गलतियाँ वो नहीं कर रहे हैं। नहीं दोहराई है। आप प्लांट साइंस में आपने अपना करियर बनाया। कभी कभी जब आप कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर ये नहीं तो किस फील्ड में होते? एक्चुअली मैंने प्लांट साइंस में कुछ करने का कोई कभी सोचा नहीं था। अच्छा। मतलब आपको मैं बताऊं कि जिस साल मैं हाई स्कूल में आया, 9th में जब एडमिशन लेने की बात थी, तो वो पहला साल था जब यूपी बोर्ड ने बायोलॉजी कंपलसरी की थी साइंस स्ट्रीम के लिए। उससे पहले बायोलॉजी ऑप्शनल थी, या तो आप बायोलॉजी लीजिए या आप मैथमेटिक्स के साथ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग लीजिए। ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा हूँ मैं 1982 की। अच्छा। तो मेरा तो पूरा मूड था, मैं ठीक ठाक था मैथमेटिक्स में, और मेरा पूरा मूड था कि मुझे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और मैथमेटिक्स का स्ट्रीम लेना है। दैट वाज लाइक वेल प्लान्ड। लेकिन वो होता है ना कि होनी कहाँ लेके जाती है, डेस्टिनी हैज प्लेड द मेजर डेस्टिनी। या सो इनफैक्ट मैं जाकर के, मैं तो लड़ा था अपने प्रिंसिपल साहब से, मैंने कहा साहब मुझे तो बायोलॉजी चाहिए ही नहीं, मैं तो आता ही नहीं है, और ये सब इतने लंबे लंबे नाम और ये सब जो आप हैं, ये सब हमें तो समझ में नहीं आते। बोले बेटा अब मजबूरी है, लेनी है। लेकिन एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके करियर को शेप करने के लिए टीचर्स का कितना बड़ा रोल है। और मुझे अभी भी याद है, हमारे एक टीचर थे सदानंद जी, बायोलॉजी पढ़ाया करते थे हमको उस समय। उन्होंने इतना आसान कर दिया बायोलॉजी को कि मैं मैथ्स भूल गया, और बायोलॉजी में करियर मतलब बनाने की तरफ चल पड़ा। मार्क्स भी अच्छे आ गए, ठीक ठाक आ गए, तो आगे का फिर वो नेचुरल फ्लो भी आ गया। लेकिन टीचर आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देते हैं। और सेम चीज़ मेरे साथ बाद में हुई जब मैं बीएससी करे, तो बीएससी के दौरान भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ। एक हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, मेरठ कॉलेज में, बॉटनी के बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। उन्होंने बॉटनी में इंटरेस्ट क्रिएट करा दिया। बॉटनी में जब इंटरेस्ट लिया, एमएससी बॉटनी में की, उसके बाद में जब पीएचडी करने के लिए मैं आगरा गया, तो वहाँ पे हमारे जो गाइड थे उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा
तुम्हें खेत में काम करना है या लैब में काम करना है? तो हम तो किसान आदमी, हमने कहा सर खेत में करेंगे, लैब वैब में तो हमसे बैठा नहीं जाएगा। तो वो एक तरीके से नींव पड़ी इस पूरे करियर की। वैसे दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर एज एजुकेशन की बात करूँ, उन्होंने ऐसा सवाल पूछा क्योंकि वो एक पीएचडी curiosity में, हमारे लिए भी हाँ, है। पीएचडी में क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करना होता है, और उसमें जैसे बॉटनी काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट है, तो आप सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, इस तरीके की चीज़ें आप कोई उसका टॉपिक उठा लीजिए तो वो सब आपका लैब में काम है। अच्छा। और दूसरा ये था कि प्लांट साइंस है, वीड्स हैं, क्रॉप है, वो सभी प्लांट का ही पार्ट है। तो वो मुझे लेकर के गए थे ऐसे ही वहाँ कॉलेज के फील्ड में, और बोले भाई देख लो तुम किस चीज़ के ऊपर काम करना है। मतलब मेरी किस्मत एक ये बहुत अच्छी रही कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ अपने आप करने के लिए मौके दिए। और थोड़ा मेरा भी था कि मैं भी फ़्लो के साथ बहने वालों में से हूँ, तो जो चल रहा है उसको चलने दो, उसी को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से बस मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि टीचर्स जो थे उन्होंने उस सब्जेक्ट को पढ़ाया नहीं, उस सब्जेक्ट को जिया है और उसको एक इंटरेस्ट क्रिएट किया। मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना बॉटनी में बॉटनिकल नेम लैटिन और उसमें होते हैं तो याद ही नहीं होते हैं। हमारे टीचर्स ऐसे थे कि उन्होंने इस तरीके से उसको तोड़ करके और उस तरीके से समझा दिया कि हमेशा याद कि रहे। हमेशा याद रहे, और मतलब आसान कर दिया चीज़ें। आसान टीचर के हाथ में है बहुत कुछ, चीज़ों को आसान करना भी और मुश्किल करना भी। तो ये अभी भी है या पहले के टीचर में ही था? देखिए है तो अभी भी, लेकिन परसेंटेज कम हो गया। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। देखिए टीचिंग को लोग, एक मैं बताऊं, टीचिंग को लोग मंडेन काम मानते हैं कि भाई सेम ही चीज़ तो आपको पढ़ानी है हर साल, साल 2 साल। मैंने भी पढ़ाया और मैं भी उससे बोर हो गया था, लेकिन उस समय वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, जो अब मैं उसको रियलाइज़ करता हूँ कि टीचिंग में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। आप किस तरीके से किसी चीज़ को समझाते हैं कि वो उसके दिमाग में स्टूडेंट के बैठ जाए, वो क्रिएटिविटी और वही आर्ट है टीचिंग की, एक्सपर्टीज़ की। आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे मेरे टीचर याद आ रहे हैं, दो जो है आई स्टिल रिमेम्बर। वो थे, मेरी एक कहानी है स्कूल की टाट पट्टी, कभी आप सुनिएगा उसको। तो उसमें भी मैंने एक टीचर के बारे में बात किया जो हम 90s के टाइम पे थे, कि वो किस तरह से पढ़ाते थे। मैथ के टीचर थे हमारे वर्मा जी, गवर्नमेंट स्कूल के। उसमें एक लाइन मैंने थी कि शायद पहले टीचर शिक्षक हुआ करते थे, अब बिजनेसमैन हो गए हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर। मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, सही पर बात है। कुछ अभी भी है जो टीचिंग को एक्चुअली टीचिंग समझते हैं। चलिए सर, इतने एक तरह से डिकेड का एक्सपीरियंस आपको रहा है, 2-3 डिकेड्स, तो अभी उस एक्सपीरियंस को जब आप ओवरऑल देखते हैं तो एग्रीकल्चर में कितना चेंज आया है वर्किंग में और फार्मिंग में, और क्या आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए एग्रीकल्चर एक मतलब अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो बचपन से हम लोग खेती देखते आए, और उसके बाद में फिर पढ़ाई भी कर ली, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहे। तो करीब कह सकते हैं कंफर्टेबली तकरीबन 40 साल की ऐसी याद है जो खेती में क्या क्या हुआ है उसको मैं बोल सकता हूँ। खेती में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं बदली हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। करने के तरीक़ों में फ़र्क आ गया है। पहले बैलों से जुताई होती थी, फिर ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। पहले ट्रैक्टर से, हैरो से और कल्टीवेटर से जुताई हुआ करती थी, अब वो रोटावेटर से हो गई है। लेबर डिपेंडेंसी पहले ज़्यादा थी, लेबर अवेलेबिलिटी थी, अब लेबर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, तो मैकेनाइजेशन बढ़ गया है। केमिकल इनपुट्स का, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत होने लगा है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसान तब भी गरीब था, किसान आज भी गरीब है। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मतलब शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम किसान को अमीर बनाने की बात ही नहीं करते हैं। हम उसको क्या दिखाते हैं? हम उसको दिखाते हैं कि तुम्हारी पैदावार बढ़ जाएगी। तो पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी कि भैया थोड़ा इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। हम आज बात करते हैं कि
क्वालिटी हम इम्प्रूव कर देंगे, नई सीड्स ले आइए, नई वैरायटीज़ ले आइए, नए हाइब्रिड्स ले आइए, उससे पैदावार बढ़ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो एक पूरा एंड टू एंड साइकिल है खेती का, किसान पैदा करता है, उसको कोई ख़रीदता है, उसके लिए उसको एक भाव मिलता है, और उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, किसान को गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन देगा कौन? आप हर एक चीज़ सरकार से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और सरकार अगर करेगी तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ से आएगा? हमारी आपकी जेब से ही आएगा ना, क्योंकि सरकार भी इस्तेमाल करेगी तो कहाँ से करेगी? टैक्स से ही करेगी। डेफिनेटली। तो मुझे बहुत सी बार ये लगता है कि अभी भी किसान के पास सही जानकारी का सही समय पर होना, इसमें अभी बहुत बड़ा गैप है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, देखिए, हम हर साल सुनते हैं इस साल इस फसल के भाव आसमान छूने लगे, और उसका पिंच हम शहर के लोग तो सबसे पहले उसको महसूस करते हैं, गांव में तो बहुत देर में आता है। कभी टमाटर 100 रुपये हो, 200 रुपये, 300 रुपये हो जाता है, कभी प्याज 100 रुपये हो जाती है, 200 गाँव रुपये में हो बाटर जाती सिस्टम अभी भी चलता है। हाँ, कभी लहसुन 500 रुपये किलो हो जाता है, तो ये सब है। लेकिन उसके अगले साल क्या होता है? वही फसल कौड़ियों के दाव जाती है, किसान को जोतनी पड़ती है। अभी मैं पीछे ट्रैवल कर रहा था, तो एक किसान टमाटर राजस्थान में था, टमाटर की फसल लगाई हुई थी, बोला मुझे भाव ही नहीं मिल रहा है, मैं तो अब इसको तोड़ने का भी पैसा नहीं निकलेगा, तो मैं इसको खेत में जोत दूंगा। अब ये जो साइकिल है, दोनों तरफ एक्सट्रीम है। लोगों को याद रहता है कि किसान ने टमाटर 200 रुपये किलो बेचा था पिछले साल, कितने दिन और कितने किसानों ने? सही बात है। क्या 1 महीने का विंडो रहता होगा? 1 महीने का विंडो होगा, 2 महीने का विंडो होगा, और उसमें भी कितना हल्ला मच गया। सरकार को इंटरवीन करना भी सर, जरूरी नहीं है कि पूरे ऑलराउंड उस पूरी विंडो में वो 200 रुपये बिक रहे होंगे। 200 रुपये भी नहीं बिक रहा, और सबका नहीं बिक रहा ना उसमें। तो अब एक जो पहले भी वो समस्या थी, आज भी वो समस्या है कि किसान को ये गाइड करना कि कौन सी फसल का क्या फ्यूचर दिख रहा है, और उसके हिसाब से उसको सजेस्ट करना, और उसको ये लॉजिकली जाकर के समझाना कि भाई पिछले साल टमाटर 200 रुपये किलो बिका है, तो सब लोग जाके टमाटर मत लगाने लगो। और हुआ यही, यूजुअली होता यही है। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने तो देखिए सीड में भी काम किया, फर्टिलाइज़र में भी काम किया, पेस्टिसाइड में भी काम किया, बायोलॉजी में भी काम कर रहा हूँ। हम लोग ट्रेंड बनाते नहीं हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड बनाती नहीं है, इंडस्ट्री ट्रेंड फॉलो करती है। सीड की कंपनी की स्ट्रेटजी मीटिंग में आप बैठिए और आप बात कीजिए, सर इस पिछले साल टमाटर का रेट बढ़ा था, इस साल टमाटर का भाव, इस साल टमाटर का बीज ज़्यादा बिकेगा। They focus also. And they focus also and they promote also. देखो ये इतने में जा रहा है, तुम लगाओ इसको। They promote also. सिमिलरली बाकी के जो इनपुट कंपनीज हैं वो भी, अच्छा टमाटर लग रहा है तो चलो भाई टमाटर में जो जो चीज़ें जानी है उसके ऊपर हम लोग प्लान कर लेते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोअर्स। आई मीन इंडस्ट्री, इन माई ओपिनियन देर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल ड्राइव द चेंज इन द इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोअर्स। यस। तो अभी आज की अगर हम बात करें तो चेंज कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि आपने हल की जुताई करने के बजाय आपने रोटावेटर से जुताई शुरू कर दी है, आपने गोबर की खाद से हट करके आपने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, आपने नेचुरल इकोसिस्टम को ब्रेक करके आपने केमिकल के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा ली है। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है। पर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम हो रही है। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो 40% रह गई है। तो यानी कि अब मैं और आप अगर शहर की बात करें तो आपको जितना न्यूट्रिशन पहले 2 रोटी से मिलता था, आज आपको 5 से मिलेगा, और उम्र के साथ खानी आपको अब 1 है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये बड़ा एक डायलेमा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंडस्ट्री के लोगों को, साइंटिस्ट को और इवन गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ ऐसा एक नए सिरे से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ कर के दोबारा से सोचना पड़ेगा स्ट्रेटजी में कि कैसे हम इस ट्रेंड को
ब्रेक करें, या तो मैं पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि मेरा टमाटर 500 टाइम्स भी ज़्यादा आ जाए तो भी मैं उसको स्टोर Post कर harvest सकता हूँ, loss उसको नहीं प्रोसेस कर सकता हूँ, उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मैं फार्मर को एश्योर करूँ कि ठीक है भाई लगाओ। या मैं उसको वो गाइडेंस दूँ कि भाई इतनी टमाटर की डिमांड है, बैलेंस करो, आप 500 रुपये भी मत जाने दो उसको, लेकिन उसको 50 पैसे पे भी तो मत आने दो ना, क्योंकि 50 पैसे वाले का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 50 पैसे जब होता है तो किसान उसको तोड़ेगा नहीं, तो वो नेशनल रिसोर्स वेस्ट भी तो हो रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर एक बैकएंड में काम करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें तो पॉलिसी में गैप नहीं है, गैप जो है वो एग्जीक्यूशन में है। वो एक अलग मेथड से गवर्नमेंट के पीपल कैसे काम करते हैं, वो मैं उसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा कि वो काम कैसे करते हैं, वो कम्युनिकेशन बाद में आकर के कैसे वो रिजिट हो जाती है। हाँ, कैसे वो आकर के डाइल्यूट हो जाता है। एक्चुअली उस पॉलिसी के पीछे थॉट कुछ और होता है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे आकर के उसका नैरेटिव कुछ और हो जाता है। क्योंकि जो लिखा होता है ना एक लाइन के, जो जो ग्राउंड लेवल पे लोग बैठे थे, ये लिखा है, मैं इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचूंगा, इसी लाइन पे ढर्रे पे मैं जाने वाला हूँ। वेदर दैट विज अ लॉस और प्रॉफिट, दे डोंट केयर अबाउट। लास्ट में अभी मैं देबू जी के साथ बैठा हुआ था, तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे भी बड़ी शॉकिंग लगी, कि इंडिया के जो एक सीजन में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, अगर हम उनको बचा पाए, देन वी कैन फीड फॉर यूरोप। एब्सोल्युटली, दिस इज द वन एब्सोल्युटली, बिगेस्ट वन। बिल्कुल है, और ये रियलिटी है। एक और चीज़ थी सर, कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अक्सर ऑफ कैमरा बात करी है, क्योंकि आपने छेड़ा है सब्जेक्ट, तो मैं इस पर बात थोड़ा और जानना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट पे मैं पहले से काम, मैंने बहुत लोगों के साथ चर्चा करी है इस बारे में, कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है। बिल्कुल, डेटा मीन्स किस उम्र में किस इंसान को, औरत को, मर्द को, उसकी बॉडी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी काउंट के हिसाब से कितने न्यूट्रिएंट्स की उसको ज़रूरत पड़ती है फॉर इन फूड। मतलब कितना उसे प्रोटीन चाहिए, कितना वो चाहिए एज अ हेल्दी लाइफ एन अ डे वाइज, राइट। हमारे पास मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का डेटा ये भी है कि कौन से फूड में कितने के वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो एटलीस्ट वी नो दैट कि हमें कौन सा फूड किस दिन में कितना लेना है फॉर न्यूट्रिशन डिमांड को पूरा करने के लिए, राइट। हमें ये भी पता है, आई माइट बी, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ उसमें, कि किस एरिए में किस सॉइल में कितना पावर है, कौन सी सॉइल क्या डेवलप निकालती है, बिल्कुल, और उसका एकड़ का क्या एरिया है, कितना निकल सकता है उसमें से। अगर कोई गन्ने वाली बेल्ट है तो गन्ने में क्या चीज़ें सबकी, और वो भी पता है कि कौन सी बेल्ट किस क्रॉप के लिए फिजिबल है। उत्तराखंड में जाएं तो लोग हॉर्टिकल्चर पर फोकस करते हैं, ऐसे ही हम बुलंदशहर वाले एरिया में हम गन्ने पे फोकस करते हैं, और अगर बिहार साइड में जाएं तो मखाना और ये सब चीज़ें सब डिवाइडेड है। क्या हम एक क्यूमुलेटिव सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते कि किसान जब सोइंग कर रहा है उससे पहले ही कैन जस्ट एसएमएस कि, अब चूंकि हमारे पास सैटेलाइट से सब कुछ मैपिंग भी है कि उस आदमी की ज़मीन कहाँ पे है, किस एरिया में है, क्या वाटर सोर्स है उसके पास, इरिगेशन कितनी है, वो कितना ईल्ड ले सकता है, ये जस्ट उसको मैप करके वो अपने एक एंड्रॉयड भी ना हो तो अपने वो कीपैड वाले मोबाइल से एक नॉर्मल डाल फ़ोन पे दे भी कर सकते कि वांटेड टू, सिर्फ इतना ही लिख दे कि टमाटो, हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ में आ जाए कि ये बंदा टमाटो की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे ही उस एरिया में जितने भी लोग हैं, इफ़ दे कैन पुट डाउन कि मैंने सोयाबीन उगानी है, मुझे टमाटर उगाना है, मुझे राइस उगाना है, वट सीज़न से पहले, और फिर एक एडवाइजरी उसके पास जाए क्यूमुलेटिव कि भैया आपके एरिया में आपकी चूँकि डिमांड, क्योंकि लोग कितने हैं वो हमें पता ही है, पीपल कितनी है हमें डिमांड पता है पहले से, और आसपास की डिमांड भी पता है कि आपके एरिया में टमाटर की जो खेती होने वाली है दैट इज़ ह्यूज। मतलब आप अगर करेंगे तो आप सप्लाई और डिमांड में फंस जाएंगे। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है आपके एरिया में, तो प्लीज़ अवॉइड एंड गो फॉर दिस क्रॉप सजेस्ट, है ना। अगर किसी ने बोला कि मैं कुकुम्बर कर रहा हूँ, तो वो ये कह सकता है कि भैया कुकुम्बर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है,
आप 1 एकड़ में कर रहे थे, आप 2 एकड़ में कर लो। एग्जैक्टली। तो एक फीजिबिलिटी है ऐसी? बिल्कुल है। मुझे ध्यान है कि शायद एक बार तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की एक स्कीम थी जिसमें वो एडवाइजरी देते थे कि आप ये पर्टिकुलर क्रॉप करिए, इतने एरिया में करिए, इतने में मत करिए। कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम मुझे ऐसा याद आता है वेगली, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं गया हूँ। लेकिन जिस तरीके से आज एआई और डेटा मैनेजमेंट का और डेटा का ज़माना है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है। ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है। वो अलग बात है कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं होती है लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलप करना और उसको इंटीग्रेट करना, मुझे लगता है आज जितनी अपनी एगटेक की कंपनीज़ हैं, हर एक कंपनी के पास में डेटा है, सॉइल टाइप का है, उनके पास वेदर का डेटा है। बहुत सारे लोग वेदर के बेसिस पे क्रॉप एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं। आई थिंक इसमें जो ज़रूरत है प्रॉब्ली एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करने की, एंड टू एंड ज़रूरत है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मैं और आप ये डिस्कस कर रहे हैं, हमसे और ज़्यादा समझदार लोग भी हैं जो इसके ऊपर शायद हो सकता है काम भी कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई के बैलेंस की बात है, देखिए 2 तरीके हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि या तो हम किसान को एडवाइस करें और उस एडवाइस के बेसिस पे हम उसको सजेस्ट करें कि भाई आप इस क्रॉप पे मत जाइए या इस क्रॉप के ऊपर जाइए। और वहाँ की सिचुएशन में अगर टमाटर नहीं, देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, टमाटर नहीं तो क्या, मिर्ची नहीं तो क्या, ठीक है, गेहूँ नहीं तो क्या। अब पंजाब की बात करते हैं, आपने छेड़ा है तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में, कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी रहती है कि आप धान कम करिए। वाटर गजलिंग क्रॉप है, पानी ज़्यादा है। पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो रेड, क्या सुपर रेड जोन में चले गए हैं और अल्टरनेट क्रॉप पे जाना चाहिए। बढ़ी रही है जनरली। सवाल ये आता है कि मैं तो किसानों से मिलता रहता हूँ, तो किसान कहता है ठीक है, आप कह रहे हो धान नहीं तो कुछ और करना है, धान बंद करना है, तो मुझे पहला तो ये बताओ कि धान की जगह क्या करना है। क्या वो करना उतना ही कन्वीनियंट है मेरे लिए? क्या वो उतना ही प्रॉफिटेबल है मेरे लिए? क्योंकि किसी भी फसल की अगर आप बात करते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवनेस और कन्वीनियंस, किसान को वो चाहिए, प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद में मार्केट लिंकेज। आज अगर पंजाब का किसान धान पैदा करके, ट्रॉली काट करके, हार्वेस्टिंग करके सीधे ट्रॉली ले जा करके मंडी में बेच लेता है और उसको कन्वीनियंट है उसके लिए, उसको भाव भी पूरा मिल जाता है, एमएसपी पे बिकता है, तो और जितना भी एक एवरेज यील्ड के हिसाब से अगर आप मान लें कि 30 क्विंटल की भी अगर एक एवरेज यील्ड ली उसने और 2200 रुपये में भी उसने बेचा, तो 66,000 रुपये का हो गया। अब 66,000 रुपये का उस एकड़ में प्रोडक्टिविटी और उतने लिमिटेड इनपुट्स के साथ में वो प्रॉफिटेबिलिटी आप जिस भी दूसरी क्रॉप के साथ दे सकते हैं, सिर्फ वही तो बताना है उसको। पहले वो 1 एकड़ में करवाइए, अगर उसको वो दिखाई देगा वो अपने आप स्केल अप कर लेगा। हमको फार्मर को शिफ्ट अगर करना है किसी भी नई चीज़ में, ऑल्टरनेट देना पड़ेगा उसको एक इफेक्टिव ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट विद द सॉल्यूशंस, हाँ, मतलब इफेक्टिव ऑल्टरनेट जिसमें उसकी मेहनत और उसका पैसा, उसका इनपुट, सभी चीज़ें बढ़े नहीं। क्योंकि मुद्दा वहीं आता है। मैं खुद किसान हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आज मैं जो कर रहा हूँ, अगर मुझे आप उससे मुश्किल काम करने के लिए देंगे तो मैं नहीं करूँगा। आप कोई ऐसा काम करने के लिए मुझे देंगे जिसमें मुझको उतना पैसा नहीं बचेगा जितना आज मुझे बच रहा है, तो मैं नहीं करूँगा। तो वो ऑल्टरनेट, इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेट हमको डेवलप करने पड़ेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे, फिर सब कुछ हो सकता है। जैसे आपने राइस की ही बात की ना, पंजाब में तो उनका सब सेटअप बना हुआ है, सारी मशीनरी उनकी उस हिसाब से वहाँ डेवलप है। एक बार लगाया, फिर कल्टीवेटर से उन्होंने निकाला, बगल में उनका राइस मिल लगी हुई है, जाके वहाँ बेच दिए, सॉर्टेड आउट है। उनका सिस्टम बिल्कुल है जैसे सुबह बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना है, पूरा इकोसिस्टम है।
पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको चेंज करना मतलब पूरी की पूरी पैरेलल इकोसिस्टम क्रिएट करना क्रिएट पड़ेगा करना आपको। पड़ेगा, एंड दैट इज द ह्यूज टास्क. वेल, इट कैन बी, बट इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंट. हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंट. करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं. दैट्स फाइन सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने. अच्छा, अभी आपकी जर्नी में अगर मैं पीछे जाऊं तो अ, एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारी बात हमने अभी की. जनरली पर्सनल लाइफ में आपका कैसा एक लाइफ स्टाइल है एज अ डॉक्टर? डॉक्टर में ही हटा देता हूँ, एज अ शैलेंद्र सिंह आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि शैलेंद्र सिंह को आप कहाँ देखते हैं, थोड़ा सा एक तो ये चिंतन का विषय है. बहुत बार हम लोगों को ये मौका नहीं मिलता है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों के लिए और बाहर निकल करके करते रहते हैं. वैसे भी हमारा विज़न आउटवर्ड है, इनवर्ड कम होता है. लेकिन मैं कहूँगा कि अगर मैं सोसाइटी के किसी भी हिस्से में कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और मेरी कोशिश भी वही है कि मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं उसी को अपना मतलब एक एम भी कहूँगा, और वही कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. वो कंट्रीब्यूशन चाहे कम्युनिकेशन के थ्रू हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे कुछ नया बिल्ड कर लें, कुछ भी हो सकता है. तो जो होना चाहिए. एनी की मंत्रा, सक्सेस मंत्रा? लगे रहो, लगे रहो, हो ही जाएगा. गेट. सर, आप बहुत सारी कंपनियों में रहे, मतलब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी आप थे, सीड में भी आप थे, अभी एग्रो में भी रहे कभी बीच में, फिर आप अब जैविक और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं. ये शिफ्ट कैसे? वक्त की ज़रूरत है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई ये कहे कि भाई सब लोग बोल रहे हैं इसलिए इधर आ गए. मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे पास में बहुत सारा ऐसा डेटा और ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि शायद यही एक रास्ता है अगर हम कामयाब होना चाहते, अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं. देखिए, सस्टेनेबिलिटी वो एक शब्द है, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि आजकल ये फैशन है, हर एक आदमी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है. बट फैशन इंडस्ट्री टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट. बट इससे एक चीज़ आप समझिए कि सस्टेनेबिलिटी की बात हम क्यों कर रहे हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमको ये डर है कि हम सस्टेनेबल नहीं हैं. हमको कहीं ना कहीं एक होराइज़न में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. लाइक मंगल जैसा पृथ्वी का हाल ना हो जाए. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की न्यूट्रिशनल वैल्यू की. अभी हम बात कर रहे थे कि केमिकल इनपुट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, हमने टेक्नोलॉजी में चेंज होते हुए देखा है. प्रोडक्टिविटी की अगर हम आज बात करें तो ग्लोबली प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेंट है, कुछ जगह पे कम हो रही है. ज़मीन की हालत हमको सबको मालूम है, पानी अवेलेबल नहीं है, लोग यही कह रहे हैं कि अगली लड़ाई पानी पे होने वाली है. तो कुल मिला करके हम इस प्लैनेट पे रह क्यों रहे हैं? सिर्फ सर्वाइवल के लिए तो नहीं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए तो है ना, कुछ बेटर करने के लिए है ना. लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको बेटर तो कर नहीं रही हैं. ठीक है, हम फिज़िकली हमारे पास में एक कंफर्ट तो है, लेकिन क्या वाकई में हेल्थ है? बट द कंफर्ट ऑलवेज मेक अस लेजी ऑन. हाँ, वो तो रहेगा, वो तो साइकिल है. आपको कंफर्ट लेज़ी बनाएगा, लेज़ी बनोगे तो आप आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा तो आप फिर नीचे जाओगे, तो फिर आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए. फिर आप सर्वाइवल तो हो जाएगा, फिर आप चूँकि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो तो आप कुछ बेहतर अचीव करोगे, बेहतर अचीव करोगे तो अल्टीमेटली फिर कंफर्ट में जाओगे. तो दिस इज़ ऑल अ साइकिल. और वो तो रहेगा, बट आई थिंक ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत लाउड एंड क्लियर है. सर, एक सवाल है मेरा उसमें, 100% ऑर्गेनिक पॉसिबल और नॉट? इट इज़ पॉसिबल.
with the Without- right with the without- right technology. Okay. Without destroying the yield. हाँ, इट इज़ पॉसिबल. मैंने वही कहा ना कि देखिए क्या है, हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं जब, तो हम क्या बात कर रहे हैं, आपके जो केमिकल इनपुट्स हैं वो क्या दे रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस कंसेप्ट पे अगर हम जाते हैं तो बात समझ में आएगी. अभी क्या होता है, हम सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसके पीछे के थॉट प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की बेसिक रिक्वायरमेंट की बात नहीं करते. जब आप ये कहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ, आज मैं केमिकल से कर रहा हूँ, तो क्या कर रहे हैं आप केमिकल से, दे क्या रहे हैं, आप केमिकल से न्यूट्रिशन दे रहे हैं. एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपकी किसी क्रॉप के लिए ज़रूरी है, वो आप अभी केमिकल इनपुट से दे रहे हैं. यानी कि आज अगर आप एक आईसीयू में लेटे हों और आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को चलाने के लिए, जिस भी मेटाबॉलिज्म की को चलाने के लिए जो भी ज़रूरत है, तो आप ड्रिप से दे रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं. अब होता क्या है, हमने कहा कि हम न्यूट्रिशन को, केमिकल न्यूट्रिशन को बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन से रिप्लेस करना चाहते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे, क्या हमको मालूम है कौन कौन सी बायोलॉजी है जो इस न्यूट्रिशन को रिप्लेस कर देगी? ठीक है, वो भी हमको पता है. क्या क्वांटिटी चाहिए वो भी हमको पता है. कितना समय उसको इस प्रोसेस में लगेगा वो बहुत से लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. फिर वो बायोलॉजी सर्वाइव कैसे करेगी, थ्राइव कैसे करेगी, एफिशिएंट कैसे होगी, उसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं. तो अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्लांट की या क्रॉप की जो है उसको बायोलॉजी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये एक को हटाया और दूसरे को रखा से नहीं होगा. इट्स नॉट लाइक कि आपने ड्रिप निकाल दी और दूसरी ड्रिप लगा दी. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. क्योंकि आप बात जो कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आप स्वस्थ भोजन लेकर के बीमारियों को दूर रखें. तो इलाज नहीं है, जरूरत है वो, लेकिन वो प्रिवेंटिव अप्रोच है, वो प्रिवेंटिव मोड है. उसके लिए आपको पहले पूरी बेसिक समझनी पड़ेगी. अगर हम उस पूरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस प्रिंसिपल के साथ जाकर के उसको करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा. और हमारे पास में एक्सपीरियंस है, हमने किया है, पूरा का पूरा कन्वर्ट किया है. मेरे अपने फार्म पे मैंने किया है. मैं दूसरे की तो चलिए बात ही नहीं करता, मैंने अपने फार्म को मैं 2 एकड़ को कन्वर्ट किया पिछले 2 साल में. अच्छा डॉक्टर साहब, ये चैलेंज क्या है जायडेक्स का जो चर्चा चलती है, अगर आप बात करना चाहें तो? हाँ, ग्रैंड चैलेंज की. हाँ, देखिए हम जायडेक्स तो, जो दे रहा है, हाँ, कर रहा है, हम तो एक सीधी सी बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस समय बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ये दावा और वादा करते हैं कि हम जैविक कर सकते हैं, करवा सकते हैं. लेकिन एक क्लियर कट प्रोटोकॉल और एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एक डेटा बेस्ड चीज़ अभी भी उपलब्ध नहीं है. अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं ऑर्गेनिक पे. जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक ट्रांजिशन, जैसे हम थोड़ी देर पहले कन्वीनियंस की बात कर रहे थे फार्मर की, हम थोड़ी देर पहले जब हम अभी बात कर रहे थे कि हम धान की जगह कुछ दूसरी फसल दें, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है. केमिकल की जगह ऑर्गेनिक करना है तो किसान को क्या चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे एक किसान के तौर पे? बिल्कुल. मैं जो कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो जितना मुझे मिल रहा है और जितना मुझे मिल रहा है उतना उससे कम नहीं मिलना चाहिए. इसके अलावा और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? जी. तो वो इंश्योर करना हर एक आदमी, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी आकर के ये कहे, हम जायडेक्स में हैं, जायडेक्स वाले कि हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम कहते हैं कि हम 1 साल में 50% रिडक्शन भी कर सकते हैं, 75% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं. तीनों का प्रोटोकॉल अलग है. जिसका जो जिसके लिए कन्वीनियंट है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है.
सिमिलरली हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल फील्ड में इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी रिसर्च हो रही है, और ये रिसर्च ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज़ कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज़ ही कर रही हैं, एनजीओज़ भी कर रही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं। तो वो उसको लेकर के सामने आएँ और उसको इस्टेब्लिश करें, डेमॉन्स्ट्रेट करें। तो जो भी आएगा, तो मोमेंटम अगर हमको क्रिएट करना है, एक मास मूवमेंट अगर हमको बनाना है, हम आज बात कर रहे हैं ना, हमको स्वस्थ भारत करना है, हमको मिट्टी को भी स्वस्थ करना है कि यू नो वन हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, तो लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेट तो करें ना किसान को। मैं अगर आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं शैलेंद्र आप किसान हैं, आप 3 साल के बाद में आपकी खेत ज़मीन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी पैदावार भी बढ़िया हो जाएगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी भी बन जाएगी, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो जाएगी और आप ऑर्गेनिक करने लगेंगे, तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आप आके क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली भाई 3 साल घाटा सहना पड़ेगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई जॉब में तुम 3 साल सैलरी कम मत लो या कम लो, उसके बाद में आगे करेंगे तो कौन करेगा उसको? और किसान की तो लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट करती है ना। तो दिक्कत वहाँ है, हमको वो ही गैप ब्रिज करना है, और ज़ाइडेक्स में हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट हम तो इसके डेमोन्स्ट्रेशंस भी कर रहे हैं। हमने तो चैलेंज लिया हुआ है, हम तो 100 गाँव अडॉप्ट किए हैं हमने, और इस साल हम शुरू कर रहे हैं 100 गाँव में। चैलेंज क्या हुआ? यही है कि बिना किसान का नुकसान हुए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुए, हम उसको केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ ट्रांजिशन करके जाएंगे। अगर हो जाती है जननी हाउ होगी नहीं, अगर मान लो उसकी प्रोडक्टिविटी अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसके पर एकड़ प्रॉफिट के ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपनसेट करने का काम हमारा है। तो ये एक ग्रांड चैलेंज है जो आप कह रहे हैं। ये चैलेंज है। चलिए तो थोड़ा शिफ्ट करते हैं, आपके घर में घुसते हैं जनरली, तो फैमिली लाइफ जो है, हाउ ब्लेस्ड यू? वेरी ब्लेस्ड। दे ऑल फैमिली इज सपोर्टेड फॉर द एग्रीकल्चर वन? जेन्युइन तो होना चाहिए क्योंकि आप जुड़े हुए हैं उसी फील्ड से। थ्रू आउट। कौन कौन है सर फैमिली में और कैसे देख? अभी तो शुरुआत तो मदर से ही करूँगा, मदर हैं, और मज़े की बात यह है कि वो अभी भी फार्म पे ही रहती हैं और देखभाल करती हैं। खुद खेती हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आई बिलीव शी इज़ मोर एक्टिव। शी इज़ डेफिनेटली मोर हेल्दियर एंड एक्टिव। राइट। बिकॉज उनको वो यहाँ का कई 100 सिगरेट रोज़ फूंकने की ज़रूरत नहीं है जो हमको पड़ती है दिल्ली में। और वो पुराने चावल है, उनको पुराना चावल है, न्यूट्रिशन फूड मिला है, उनको प्योर फूड मिला है। बाकी वाइफ हैं, वो पढ़ाती हैं मैनेजमेंट यहीं ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में। ग्रेट। बच्चे 2 हैं, बेटा है बेटी है, वो दोनों अपने अपने जॉब में हैं। दैट्स वेल सेटल्ड। वर्क लाइफ बैलेंस आप क्या समझते हैं? इज अ मिथ और इज एक्चुअली द वर्किंग? See, it depends. It depends on 2 things. How do you perceive your work? I usually cannot put a switch on and switch off in my kind of work, और एग्रीकल्चर में वैसे भी पॉसिबल नहीं है। हमको ये नहीं कर सकते कि साहब अब हमने ऑफिस छोड़ दिया है तो अब हम खेत के बारे में, खेती के बारे में बात नहीं करेंगे। यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर। बिल्कुल। कभी भी कोई मरीज आ सकता है, कोई मरीज़ आ सकता है, कभी भी किसी का कोई सवाल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइफ आप काहे के लिए है? लाइफ में भी आप क्या करना चाहते हैं? जब हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस की, तो हम 2 अलग अलग खांचे फिट कर रहे हैं ना। लाइफ किस लिए है? कि भाई एंजॉय करने के लिए है, कंफर्ट के लिए है, और वर्क मतलब हार्डशिप है। जो जब आप इसको वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आप इनको दोनों को अलग अलग खांचों में फिट करते हैं। लेकिन अगर आप उसको सीमलेस इंटीग्रेट कर दें, तो जब इफ़ यू आर एंजॉइंग योर वर्क, दैट ऑल्सो इज एंजॉयमेंट, लाइफ भी एंजॉयमेंट है। हाँ, ये अगर आप इसको गिनती में गिनने की कोशिश करेंगे फिर गड़बड़ है।
यू मीन टू से कि अगर हम अपने काम में भी एंजॉय कर रहे हैं तो फिर लाइफ है। अगर हम काम सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हैं तो फिर 8 घंटे भी वो देखिए अमित जी, बैलेंस खराब है। काम वही ना, वर्क, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर समबडी एल्स यू विल नेवर एंजॉय इट। काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? अगर मुझे लगता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने घंटे या कब ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो उसको करके दे रहा हूँ, तो फिर तो वो ऑब्लिगेशन हो गया ना, वो तो बार्टर सिस्टम हो गया, फिर एंजॉयमेंट नहीं रहेगा। एक नई परिभाषा समझ में आई सर। आपकी फैमिली कितना प्रो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कि आपके बच्चे भी उसमें आना चाह रहे हैं या क्या दिखते हैं जनरली? हाउ दे टेक इंटरेस्ट ऑन दिस? नहीं, इंटरेस्ट तो देखिए हमारी ज़मीन है, उसको तो हमें करना ही है, कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और बचपन से हमारे बच्चे तो गए हैं, उन्होंने देखा है खेती को नज़दीक से। हम वी हैव बीन ब्लेस्ड एंड लकी कि कम से कम हमारे बच्चों को गेहूं का पेड़ और गेहूं के पौधे में अंतर पता है। उन्होंने देखा है कि गेहूं का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता है। तो आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता जो बहुत सी जगह, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमको ये अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो रूरल और अर्बन का जो एक डिवाइड धीरे धीरे हो गया है और बढ़ रहा है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस डिवाइड को धीरे कम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी फार्मर की जो डेफिनेशन है ना, वो कुछ बड़ी अजीब सी हो गई है। आप किसी शहर वाले से पूछिए, किसान, वो कहेगा हाँ वो हमारे लिए अनाज उगाता है, हमसे पैसे लेता है। आप किसी पॉलिटिशियन से पूछिए जिसको किसान का वोट चाहिए, तो उसके लिए अन्नदाता हो जाता है। ठीक है, आपको खेती को एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम क्या है कि हम कंज्यूमर और फार्मर दोनों को ना डिवाइड कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि किसान, हम ऐसी एक विन विन सिचुएशन भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना कि किसान के भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे को भी 500 रुपये में टमाटर ना खरीदना पड़े। तो वो एक इंटीग्रेशन जो है ना, एक सोशल इंटीग्रेशन भी करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। जो डेफिनेशन ऑफ अ फार्मर है उसको शायद री-लुक करने की ज़रूरत है और वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हम या तो क्या करते हैं, हमारे किसान की डेफिनेशन आप किसी भी मैगज़ीन में उठा करके देख लीजिए, किसान कौन? जो बेचारा आधे कपड़े पहन करके बैठा हुआ है, सिर झुका करके, गरीब किसान। ये तो हम पिछले बार 50 सालों से एक गरीब किसान था, एक गरीब किसान था। द स्टोरी स्टार्टेड, एक गरीब किसान था। तो मतलब किसान और गरीब क्या सिनोनिम है? और अगर किसान अमीर हो जाएगा तो उसमें नुकसान किसका है? आपकी जीडीपी में आज एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर यही किसान ज़्यादा कमाने लगेगा, और हम ये क्यों कहें कि हम उसके ज़्यादा पैसे मिलने का बर्डन हम अपनी सोसाइटी पे डालें? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम उसको कमाने के और मौके दें। हम एक्सपोर्ट करके भी तो पैसा कमा सकते हैं। वी कैन क्रिएट द प्लेटफॉर्म जहां दोनों का, हाँ, और हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं, फार्मर कैन बी द फर्स्ट स्टेप फॉर द सोसाइटी। इट इज़ एक्चुअली, बट इशू वो है कि क्या हम उस दिशा में सोच रहे हैं क्या, या हम अभी भी एक किसान और एक कंज्यूमर के बीच में एक गैप बना करके रख रहे हैं? अपनी फैमिली लाइफ को, फैमिलीज को आप किन्हीं 3 वर्डों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो क्या वो 3 वर्ड होंगे? सपोर्टिव, एंगेज्ड, एंड वी आर एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट। आपके फ्रेंड्स आपको क्या डिस्क्राइब करेंगे? ज़्यादातर लोग तो पसंद ही करते हैं, लेकिन मेरे बहुत दोस्त हैं नहीं। अच्छा, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, और उसके पीछे ये है कि जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया आपका नेचुरल बॉन्ड, और नेचुरल बॉन्ड जो है ना, वो फ्रेंडशिप बचपन की होती है, चड्डी बड्डी यार, मतलब कॉलेज तक के, जहाँ आपका कोई एक दूसरे से इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस कि कोई लेन देन नहीं है, वहाँ आप इमोशनल लेन देन है। दे आर द सपोर्ट सिस्टम।
क्योंकि जहाँ कहीं इकोनॉमिक्स आ गई और कॉमर्स आ गई फिर दोस्ती ख़त्म हो जाती, फिर दोस्ती रहती नहीं, तो व्यापार बन गया। वो फिर व्यापार हो जाता है। तो कम है, लेकिन जो हैं उनके साथ आज भी जुड़े हुए हैं। मेरा कक्षा 3 का एक दोस्त है, वो आज जुड़ा हुआ है, और BSc MSc 10th वाले भी हैं, लेकिन एक कहने एक के दो तो दो सब दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन मायने में दोस्त कुछ चुनिंदा ही होते हैं। हैं दोस्त। वो भीड़ होती है जो साथ में चलते हैं। वो मेरा भी मौके generally वो मैं मौके बोलूँ पे तो मिलते हैं, मौके पे मिलते हैं। और मौके पे गायब हो जाते मैं हैं। अपनी बोलूँ तो आई हैव ओनली वन फ्रेंड के नाम पे। Yes. वैसे तो बहुत हैं, पर वो एक ऐसा दोस्त है, शायद मुझे पता ही नहीं हम कब से दोस्त हैं। हाँ। दोस्त नहीं संभाला था तब से हम एक चड्डी में घूम रहे हैं, तब ऐसा है। अभी सालों बात नहीं होती, पर जब मिलते हैं तो सब बात होती हाँ, जो वो उसमें ऐसा है। नहीं भले है ही कि कम हो लेकिन क्वालिटी की हो। वो वही है, और होते भी कमी है। हाँ। देखिए, क्वालिटी की चीज़ें वैसे भी कमी होती हैं। कमी होती है। अगर आपके ऊपर बॉलीवुड कोई मूवी बनाए तो क्या टाइटल होगा? पता नहीं, मतलब वो तो खैर क्रिएटिविटी हमारे पास उतनी नहीं है, शायद आप ज़्यादा बेहतर निकालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो एक चीज़ पसंद नहीं है वो कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे पसंद है सिंप्लिसिटी, सिंपलटन। और सिंप्लिसिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स। इट एक्चुअली चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना बहुत आसान है और उनको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा मोटो तो हमेशा से यही रहा है कि चीज़ें अगर सिंपल नहीं हैं तो फिर सही नहीं है कुछ। जनरली सर जो सिंपल होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, जो बड़े ही घुमावदार होते हैं उनको बड़े लोग जल्दी इजीली समझ जाते हैं, या ऐसा कह लो कि शायद उनको समझने का भ्रम कर लेते हैं। सीधा आदमी इतने जल्दी समझ में नहीं आता। एक अमित जी, पता है क्या है कि जो आजकल का सोशल स्ट्रक्चर है उसमें लोगों को ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बहुत आदत पड़ी हुई है। हमको जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, नया सोचने की कोशिश करते हैं। कुछ हम समझने की, अरे इसने ये तो अच्छा, ये तो इतना सिंपल कैसे हो सकता है, मतलब वो हमारे खांचे में फिट नहीं होता फिट है। नहीं होता वो। तो वो एक इशू है। तभी मुझे किसी ने बोला था सिंप्लिसिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स। नो, इट इज़, सी मेकिंग थिंग्स सिंपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं सिक्स सिग्मा में मैंने कुछ थोड़ा काम किया है, उसको समझा है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लोग सिक्स सिग्मा की डेफिनेशन, और जब डिस्कशन होते थे, जब ट्रेनिंग में था, तो लोग कहा करते थे भाई सिक्स सिग्मा ऐसे है, इसमें ये इतने मिलियन पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट होते हैं, ये होता है, इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे तो ये 1 सिग्मा होगा, 2 सिग्मा होगा, 6 सिग्मा होगा, एंड ऑल दैट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, मतलब बड़े बड़े शब्द हुआ करते थे। मुझे अभी भी हमारे एक मास्टर ब्लैक बेल्ट थे, उनसे वो आए और उन्होंने कहा कि डू यू नो व्हाट 6 सिग्मा इज़। सो सबने अपनी अपनी डेफिनेशन देनी शुरू कर दी, सब 3.4 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट जो है वो, बोले नहीं, 6 sigma is only 2 things, common sense and data. डेटा के बेसिस पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। दैट इज़ व्हाट द 6 sigma is. सो ऐसे ही है चीज़ें, इसी तरीके से सिंपल। यू ब्लेस दैट यू गॉट दैट काइंड ऑफ शिक्षक, मैं टीचर नहीं बोलूँगा उनको। हाँ, वो तो शिक्षक ही थे, वो तो गाइड थे, मेंटोर थे एक्चुअली। मेरे नज़र में टीचर और शिक्षक की, गुरु और शिक्षक की डेफिनेशन बड़ा अलग है। तो आपको ऐसे रियली ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड दैट यू गॉट दैट काइंड ऑफ गुरु इन योर। या आई हैव बीन वेरी लकी, यस। कोई ऐसा फैमिली ट्रेडिशन जो आप कहीं भी हो दुनिया में पर आप मिस नहीं करोगे? बस स्टे कनेक्टेड वाली बात है हम लोगों की, बाकी कुछ नहीं। मतलब फिज़िकल कनेक्टिविटी, फिज़िकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ मानी जाती। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमें इस दौरान यहाँ होना, सबको इकट्ठे होना ही है, बट ये है कि हाँ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बारे में पता है, और हम लोग बड़े नॉन इंटरफियरिंग हैं, स्पेस देते हैं सबको। लेकिन एक मतलब जैसे बच्चों की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आजकल बॉन्डेड विद फ्रीडम, बॉन्डेड विद फ्रीडम भी है। दूसरा क्या है कि एक मैं पढ़ रहा था किसी का कोई आर्टिकल अभी आजकल में ही, कोई आई थिंक कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई कुछ है, तो उसमें ये बात हो रही थी कि योर किड्स शुड नॉट बी योर फ्रेंड्स,
यू शुड बी फ्रेंडली विद योर किड्स. वो जो एक बड़ी गहरी बात. लिमिटेशन है, जो एक मतलब एक बाउंड्री है, और उनके लिए क्या सही है. इसी से रिलेटेड एक और चीज़ थी, वो भी किसी से ही सुनी थी और मुझे वो बहुत असर किया मेरे ऊपर, कि हम बच्चों को खुश रखने के बिजनेस में नहीं है. एज ए पेरेंट इट इज़ नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अवर किड्स हैप्पी. हमको उन्हें ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना है उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि अगर हम उनको खुश रखते रहेंगे तो हम उनको फेलियर की तरफ लेके जाएंगे. सो हम कोशिश करते हैं कि सही गलत बताते रहें, बाकी चॉइस उनकी है. मुझे वो जेवरा की कहानी याद आती है कि जब वो पैदा होता है तो जेवरा उसको लात मारती है, उसकी मदर, until if not stand and rain. जब तक भागता नहीं है तब तक वो लात ही मारती है. उसको भी एक बार वो समझ में आता है कि अगर भागेंगे नहीं तो लात पड़ेगी. That should be a parental role. हाँ, मतलब ठीक है, आप रिजिड मत होइए, आप स्ट्रिक्ट मत होइए, लेकिन सही गलत की बात तो बतानी पड़ेगी ना. अगर उसको ही पता होता है कि वो सही क्या है और गलत क्या है, फिर हमारी ज़रूरत कहाँ है एज ए पेरेंट. सर एग्रीकल्चर में नहीं होते तो कहाँ होते हैं? या तो टीचर होता, क्योंकि इवन एग्रीकल्चर में रहते हुए भी ट्रेनिंग मेरा पैशन है, और या हो सकता है शायद फॉरेस्ट में होता है. दोनों सम काइंड ऑफ सिमिलर वन. कोई ऐसी फनीएस्ट और मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट हैपेंड इन योर करियर? बहुत सारी हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करता चीज़ों को. तो मेरा जो लाइफ का प्रिंसिपल है वो ये है कि आई जस्ट गो विद द फ्लो. सो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है, मतलब कभी कभी एक बार एक किसान के यहाँ हम लोग गए थे एक कंप्लेंट अटेंड करने के लिए. शुरू की बात थी, तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि किसान इतना सीधा होता है कि जब आप जाते हो तो सिर्फ इसी बात से वो खुश हो जाता है कि मेरी बात सुनने आया है. तो मतलब वो लर्निंग है, फ़नी भी था, क्योंकि मैं उनके पास जब पहुंचा तो वो बोले अच्छा आ गए, ठीक है जी आओ फिर बैठो, चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे. हमने कहा साहब आपका खेत कंप्लेंट, बोले हो गया. मुझे तो ये देखना था कि आपकी कंपनी वाकई में कंप्लेंट पे कहती है कि कंप्लेंट आएगी, तो हम आपके साथ खड़े हैं, तो कोई खड़ा भी है कि नहीं है. तो कई बार मतलब इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं. एक बार एक किसी दूसरी कंपनी वाला कुछ गलत सलत सलाह दे गया, किसान का नुकसान हो गया, हम पहुंच गए, उसने हमें गलत समझ लिया उस कंपनी वाला. तो अच्छे से उसने हमको गालियाँ वालियाँ दी. थोड़ी देर में उसको समझ में आया, तो बेचारे को बुरा भी बहुत लगा. फिर वो दिन है और आज का दिन है कि अभी भी फ़ोन पे वो मतलब 2 महीने में एक बार फ़ोन पे पूछता ज़रूर है कि इसमें क्या करना है. तो दैट बॉन्ड हैज़ क्रिएटेड एक्चुअली. किससे मैंने भी विजिट किया है फार्म्स, तो थ्रू जायडेक्स तो देखा है कि एक रिस्पेक्ट और एक बॉन्ड है फार्मर के बीच में. भले कम है पर खुशनसीब है, और गम नहीं है उनके अंदर. बिल्कुल, दे आर हैप्पी. बिल्कुल. एक ऐसा फूड आइटम जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते? बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐसे तो. फॉर मी लेडी फिंगर, नेवर मिस. तो सीधा साधा है वैसे तो. जनरली क्या है, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है. मतलब अगर कढ़ी रखी है और कुछ और भी 10 चीज़ें भी रखी हैं तो बाकी 9 चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं. कढ़ी तो अगर आपको मनाना है तो कढ़ी इज द थिंग्स. हाँ मतलब वो है जो कमज़ोरी है. अगर आपके पास टाइम मशीन है हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में? पास्ट तो देख लिया, फ्यूचर में चलेंगे. दैट्स ग्रेट. सर कुछ रैपिड फायर है जो यस और नो में रखना है कि हैव यू एवर कंसीडर्ड स्विचिंग कैरियर आउटसाइड द एग्रीकल्चर? यस. कहाँ पे? सिक्स सिग्मा में जब था. ओके. डू यू बिलीव दैट टेक्नोलॉजी अलोन कैन सॉल्व द फार्मिंग क्राइसिस इन इंडिया? टेक्नोलॉजी अलोन नो ही नहीं. इट्स अ होलिस्टिक थिंग.
सी फार्मिंग क्राइसिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ओनली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट. तो टेक्नोलॉजी तो बहुत है, अगर इतना ही आसान होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती. वैसे ये मैंने बात कर चुका हूँ, फिर भी एक यस और नो में, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ. इट्स अ परसेप्शन. Okay. Have you ever made a impulsive decision that turned out great? या. Yes. Do you think India will be the global leader in sustainable agriculture by 2035? It can be. Will depend on how honestly the people who matter will actually do their bit. Have you ever taken a major professional risk that didn't pay off? हाँ हाँ, अक्सर होते हैं. Do you have enjoy mentoring young professionals? Oh yes. Teaching is your one. Training and area. teaching is, my passion. Do you believe AI will replace traditional farming method in the next 50 years? It will not replace. It will help in making it more efficient. It will join together. Okay. Have you ever tried farming first hand yourself? As you Oh, already told yes, that you are the yes, farmer yes, yes. background. Is there a dream you still haven't fulfilled? अब तो नया ड्रीम है. अब तो एक पूरा हो जाता है तो दूसरा खोल लेते हैं. तो अब तो नया ड्रीम है कि लेट्स कुछ मेक क्वेश्चन इंडिया इसमें नहीं ऑर्गेनिक. है जो मैं आपसे पूछूंगा कि और who is your first crush and what age? पता नहीं, शायद कभी थर्ड फोर्थ में रहे होंगे. एज यूजुअल. अगर आपको डिनर का मौका मिले किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ में, किसके साथ जाएंगे? मैं एक्चुअली अपने फादर के साथ ही जाना चाहूँगा. आज नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ. वेरी सुपर. अगर आपको किसी के साथ डेट पर जाना चाहेंगे तो डिनर एंड डेट बोथ आर द सेपरेट थिंग्स. हाँ, आई नो. किसके साथ जाएंगे? कोई भी ऐसा शख्स जो मेरे. नाम बताइए सर, भाभी को दिखाऊंगा मैं. हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो अपनी प्राइमरी की टीचर के साथ जाना चाहूँगा. ओह दैट्स ग्रेट, सुपर्ब. उन्होंने ही जो आज मैं हूँ उसमें मतलब उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. फेवरेट एक्टर्स? संजीव कुमार, एक्ट्रेस? स्मिता पाटिल. ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे कौन से 3 रोल मॉडल हैं आपके जिनको आप लगता है कि हाँ दे हैव अचीव, दे हैव डन मार्वलस जॉब इन दिस इंडस्ट्री? वो किसी में भी हो सकते हैं, सीड, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, बायो, एनीवेयर. देखिए, अचीवमेंट्स तो मुझे आपके जो आइडल, हाँ, मतलब अचीवमेंट वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मैं एक आइडल की बात करूँ तो मेरे जो मोनसेंटो के हमारे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर एम नटराजन, मैं उनको बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे देखता हूँ. मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. इसके अलावा डेफिनेटली, आई मीन नॉट बिकॉज आई एम करेंटली वर्किंग बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए साइंटिस्ट, डॉक्टर रंका, he is another one. एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर वो कुलीग लेवल पे आते हैं. हाँ, तो उसमें हैं कई सारे लोग हैं वैसे तो, बट फ्यू ऑफ देम में एक मेरा दोस्त, मतलब हमारे पुराना कुलीग है, महेश गिरधर है. इसके अलावा अजय राणा है, मतलब वो तो खैर सुपरवाइज़र भी रहा है. अजय राणा, सवाना के एमडी. हाँ. और इसके अलावा आई मीन कॉमन लोगों में देखा जाए, अब देबू है, देवव्रत सरकार है, और भी कई सारे लोग हैं. मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री छोड़ गए लेकिन बहुत अच्छा अचीव किया है. विनीत चौहान है. यंग प्रोफेशनल के लिए कोई एक मैसेज, और फार्मर के लिए? देखिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग सब एज ए प्रोफेशनल्स ना बहुत जल्दी में है. वी वांट टू अचीव टू मच इन अ वेरी टू शॉर्ट टाइम. आई थिंक वो बिना हार्डशिप, बिना हार्ड वर्क और बिना इन्वेस्ट किए कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल की जनरेशन की ख़ास बात है, लेकिन
मुझे लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो तो जाता है, बट उसमें फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है थोड़े दिन के बाद, वो चाम निकल जाता वो है। चार्म निकल जाता है। और दूसरा, कुछ ना कुछ तो मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, करियर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आज मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने चेंज कर लिया, फिर वहाँ मज़ा नहीं आया तो तीसरी जगह चले गए। सोच शिफ्ट करने से पहले, स्विच करने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ आ रही हैं उससे बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं आएंगी। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन तो ढूंढने की कोशिश करें ना हम। राइट सर। लोग फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है चलो निकल लो, और ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो लोग निकल लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसको करो, देखो, नहीं हो रहा है तो मदद लो, सॉल्व किसानों करो। के लिए किसानों के लिए आई थिंक ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि हमको अब किसान को बिजनेसमैन के तौर पे भी सोचना पड़ेगा, किसान को नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए डेवलपमेंट्स के बारे में। और आई थिंक हमको विक्टिम, अब हम विक्टिम हैं नहीं, नए सिरे से कुछ ना कुछ एक मतलब किसान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, मेरा तो ऐसा मानना है। और दूसरा ये है कि किसान एक्चुअली, वास्तविकता तो ये है कि किसान एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता है, और वही उसकी सस्टेनेबिलिटी है। मतलब किसान तब भी सस्टेनेबल था, आज भी सस्टेनेबल है, वो चलता रहना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए, चीज़ें बदलती रहें, बदलाव तो होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो चेंज इज़ कांस्टेंट, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज लवली डिस्कसिंग विद यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी। एक चीज़ जो लास्ट में जो सर ने बोली वो मुझे अभी तक इम्पैक्ट कर रही है कि मैं अपने वर्ड में उसको आपको बताता हूँ कि मखमल के जूते पहन के लंबा सफ़र तय नहीं किया जाता, हमेशा लंबा सफ़र अपने नंगे पाँव से ही किया जाता है, जो सर बता रहे थे यंग प्रोफेशनल के लिए उन्होंने बोला। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हमने डिस्कशन में निकली कि ऑर्गेनिक के बारे में हमने डिस्कस किया, नॉन ऑर्गेनिक के बारे में बात किया, हाउ वी कैन गो फॉर द सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारे डिस्कशन। इन्हीं डिस्कशनों के साथ आज का पॉडकास्ट मैं विराम लेता हूँ। अगली बार मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ में, मज़ा आएगा, फिर से कुछ और नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।